हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके साथ साथ जो भी चैप्टर्स हैं क्लास 9th का उस पर वीडियो धीरे धीरे आएगा, आप उस वीडियोज़ को देखिएगा। इसके साथ उसका जो नोट्स है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर वीडियोज़ में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, आप मेरे साथ आप भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि खुद से नोट्स बनाने से ज़्यादा हमें याद रहता है। वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए तो आइए सबसे पहला शुरू करते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एक फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फीमैन। रिचर्ड फीमैन एक फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि फिजिक्स को हम कुछ इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सबसे पहले एक चेस बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। चेस बोर्ड 8x8 का एक चेस बोर्ड होता है, ठीक है। आप मान लेना मैं बना रहा हूँ वैसे, इसके अंदर 8 रोज़ 8 कॉलम्स होते हैं। मान लेना 8 रोज़ 8 कॉलम्स हैं, ये मानने के ऊपर है, और ये इस तरह से कुछ मैंने बना दिया। ये एक चेस बोर्ड है और इसके अंदर 16 स्क्वायर होते हैं। ये हो गया, 16 स्क्वायर्स होते हैं। तो चेस बोर्ड में दो बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर हैं जिनका नाम है राम और श्याम। ये इस गेम को खेल रहे हैं। ये राम है और ये बगल में श्याम है। ये दोनों इस गेम को क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। राम और श्याम के अलावा यहाँ पे एक तीसरा प्रेजेंट है, दैट इज राजू। और राजू जो है इन दोनों के गेम को ऑब्जर्व कर रहा है। और राजू के पास एक मोबाइल फ़ोन है जिससे वो अपने दोस्त से बात कर रहा है कहीं दूर। इसका दोस्त है राम, रोहन ले लीजिए, इससे ये बात कर रहा है। तो इस फिनोमेना से, इस एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे कि फिजिक्स को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले जो चेस बोर्ड का गेम होता है, वो चेस का जो गेम होता है ना चेस बोर्ड का, उसमें सबसे पहले मोहरे होते हैं। इस तरह से मोहरे होते हैं, यहाँ प्यादे होते हैं, ठीक है, यहाँ प्यादे होते हैं। फिर इसमें भी मोहरे होते हैं इसके, और ये यहाँ पे प्यादे होते हैं। इस तरह से मान लो कि प्यादे होते हैं। तो सबसे पहले जो प्यादे होते हैं वो कैसे भागते हैं, एक कदम भागते हैं, है ना। एक इस ब्रैकेट्स को वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो राजू फ़ोन लगाया रोहन के पास और बोला कि देखो जो प्यादे हैं ना वो एक कदम भाग रहे हैं, एक बार में एक कदम जा रहे हैं, ठीक है। रोहन बोला अच्छा एक कदम जा रहे हैं। फिर दूसरी केस में जो यहाँ पे इसका प्यादा भी आ गया एक कदम, तो ये प्यादा यहाँ पे आ गया, इसका प्यादा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तब ये दोनों प्यादे, ये प्यादा इसको क्या कर देगा, काट देगा, है ना। तो राजू फिर फ़ोन कर रहा है और रोहन को बोला कि प्यादा को कब तब काटेगा जब दोनों एक दूसरे के तिरछे होंगे, डायगोनली काटेगा, ठीक है। तो रोहन समझा अच्छा कि जो प्यादा है प्यादे को काटेगा, लेकिन कैसे काटेगा, डायगोनली काटेगा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ का राजा है, मान लो ये राजा है। तो राजा जो है किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि राजा बस एक खंड ही पार कर सकता है, 1 खंड ही जंप कर सकता है, एक ब्रैकेट्स को ही जंप कर सकता है। तो राजू बोला फिर फ़ोन करके रोहन को कि राजा एक खंड ही पार कर सकता है, ठीक है। फिर रानी है वजीर, ये बड़ी ताकतवर है, ये किसी खंड में जा सकती है। ये जो रानी है ये किसी भी दिशा में जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और कितना भी खंड पार कर सकती है ना। हाथी है, हाथी ऐसे चलेगा, हॉरिजॉन्टली चलेगा, वर्टिकली चलेगा। ऊंट है, डायगोनली चलेगा। घोड़ा जो है वो एल शेप में चलेगा, जिसको हम अढ़ाई कहते हैं, 1 2 और ये आधा, अढ़ाई। तो ये सारी फिनोमेना जो यहाँ पे हो रही हैं उसको राजू क्या कर रहा है, फ़ोन करके रोहन को बता रहा है। हाथी सीधा भी चलेगा, ऐसे चलेगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चलेगा, घोड़ा एल शेप में चलेगा,
राजा किसी भी डायरेक्शन में चलेगा लेकिन एक एक खंड चलेगा, रानी किसी भी डायरेक्शन में चलेगी, कितना भी खंड चल सकती है। तो ये जो राजू को फ़ोन करके क्या कर रहा है, ये राजू ने फ़ोन करके रोहन को ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब आओ देखो यहाँ पे कि तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पर इस राजू को कुछ नहीं पता था, राजू को कुछ नहीं पता था और रोहन को भी कुछ नहीं पता था। राजू ने इसको ऑब्जर्व किया और रोहन को बताया। तो एक्चुअल में फिजिक्स कुछ ऐसा ही है। ये गेम जहाँ हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा ये है तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड, नेचर। ये तुम्हारा है नेचर, जिसे हम फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, ये तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड है। और ये राजू जो है वो एक साइंटिस्ट है, ठीक है। और ये जो रोहन है ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ये है जो साइंटिस्ट के द्वारा कही गई बातों को क्या कर रहा है, अपना रहा है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा यहाँ से जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, कभी प्यादा इधर जा रहा है, कभी प्यादा उधर जा रहा है ना, ये तुम्हारी क्या है, फिनोमेना है, फिनोमेना है, ठीक है। ये फिनोमेना है, कभी घोड़ा ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिनोमेना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो चेस बोर्ड डिज़ाइन करने वाला है वो है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं, समझ रहे हो, आर्किटेक्ट जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं। तो देखो यहां पर लॉट्स ऑफ फिनोमिना का चांसेस बनता है, कभी प्यादा इधर चलेगा, कभी प्यादा इधर चलेगा, प्यादा सीधे चलेगा, प्यादा तिरछा काटेगा, कभी घोड़ा इधर चलेगा। तो यहां पर मोहरे जो राजा रानी घोड़ा ऊंट इन सब का जो पोजीशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से इसे हम डिफरेंट चाल से चलेंगे। एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा बदलता रहेगा और तुम्हारा मूवमेंट्स, तुम्हारा फिनोमेना, तुम्हारा चाल ये भी हमेशा बदलता रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो नेचर है उसके अंदर जो गॉड ने डिज़ाइन किया है चेस बोर्ड को, उसके अंदर मूवमेंट्स होते रहते हैं और ये मूवमेंट्स हमेशा बदलता रहता है, जिसे एक साइंटिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्व करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी पीपल को, लोगों को समझाता है। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, लॉज, क्या कहेंगे, लॉज, ठीक है। जब प्यादा इधर से काटा तो रोहन ने पूछा, अरे देखो प्यादा जो है, राजू ने बताया कि प्यादा ऐसे भी काट सकता है, घोड़ा एल शेप में चलेगा। तो राजू ने कहा रोहन को, तो रोहन ने कहा अरे यार पहले तो प्यादा ऐसे चल रहा था, प्यादा ऐसे काटेगा। तो करेक्शंस भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ फिनोमेना, लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स हो सकते हैं एक चेस बोर्ड के अंदर। तो इसको रिचर्ड फीमन ने एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया समझाने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं मेन टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज़ फिजिक्स। इसको हम मिटाते हैं। तो फिजिक्स क्या है, तो हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं इसी तरह से, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स is a branch of science in which physics is a branch of science in which we study, हम पढ़ते हैं about नेचर, दुनिया, प्रकृति, नेचर एंड लॉज गवर्निंग बाय इट। यानी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम नेचुरल फिनोमिना को, नेचुरल लॉज को पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो मेरा फिजिक्स क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो आप तो समझा दिए कि सर नेचर के बारे में पढ़ना, नेचुरल लॉज के बारे में पढ़ना, जो भी फिनोमिना होती है, थंडर स्टॉर्म से लेकर के सुनामी से लेकर के जितनी सारी सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स से जितनी सारी फिनोमिना होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सब में फिजिक्स है।
यानी नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, नेचर के लॉज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है और हमें बता रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें, मूवमेंट्स हमेशा चेंज हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, फिजिक्स के अंदर आएंगी। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हमें फिजिक्स को समझने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी, और वो लैंग्वेज प्रोवाइड करता है हमें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, जिसमें फिजिक्स के सारे नियम रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिसमें नेचर के लॉ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे मेजर्ड किया जा सकता हो, measured is called physical quantity, physical quantity। पहला हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी इसी से काम चलाओ। देखो अगला आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, अब ये मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब सुनो। चूँकि फिजिक्स जो है वो एक मेरा एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो एक्सपेरिमेंटल साइंस बिना प्रूफ के मानेगा नहीं, और एक्सपेरिमेंटल साइंस को करने के लिए हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग लिखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, मेजरमेंट, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग a known quantity with the known standard quantity of the same kind. The process of measuring, the process of comparing of a known quantity, comparing of a known quantity, of an unknown quantity with the known quantity, with the known quantity is called measurement। इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। ऑफ द सेम काइंड, यहां लिखना पड़ेगा विद द नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड का होना चाहिए, ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ comparing of a known quantity with a known quantity of the same kind is called measurement। जैसे अगर आप कभी भी मेजरमेंट करते हो, जैसे मान लो मास मेजर कर रहे हो, ठीक है, मास मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें एक यूनिट बनाना पड़ेगा, और वो जो यूनिट है उसी को रिपीट करके किसी बड़े मास को या किसी फिक्स्ड मास को हम क्या करेंगे, मेजर कर पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यूनिट समझते हैं क्या होता है। ठीक है, यूनिट, यूनिट इज अ फिक्स क्वांटिटी, unit is a fixed quantity which is used to measure the magnitude of other quantity, which is used to measure the magnitude of other quantity। तो यूनिट एक ऐसा फिक्स क्वांटिटी है जिसका यूज़ हम लोग मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है ना, अदर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे लेंथ, लेंथ का अगर यूनिट देखा जाए ना तो क्या होता है, मीटर। मास, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। टाइम, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, सॉरी सेकेंड।
तो कहने का मतलब है कि हमने क्या किया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स फॉर्म बनाए हैं, और उन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, यूनिट्स कहेंगे। और ये यूनिट्स का यूज़ हम लोग उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना, करते हैं। अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, यहाँ लिख लीजिए, ऑफ द सेम काइंड, इसे हम यूनिट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम शुरू करेंगे हाउ टू राइट अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका भी होना चाहिए। हाउ टू राइट अ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लिखते हो तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता है कि जो स्पेसिफिक यूनिट है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, वो कितनी बार फिजिकल क्वांटिटी में आ रहा है। जैसे 5 kg, तो 5 kg, तो 5 का मतलब हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg जो हो गया क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो 5 जो है 5 टाइम्स, यानी ये kg को 5 टाइम्स यूज किया गया है किसी मास को मेजर करने में। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लिखो, फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लिखो, तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लिखोगे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू क्या लिखोगे, यूनिट। बस हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम मास मेजर कर रहे हो तो तुम लिखोगे 5 kg, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 5, kg क्या हो गया, यूनिट। यानी 5 ये बता रहा है कि ये जो kg है उसको 5 टाइम्स यूज किया गया है। ठीक है ना, तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट्स दैट कि kg इज यूज्ड द गिवन मेजर टू गिवन क्वांटिटी बाई 5 टाइम्स। ठीक है, अगला हम ले सकते हैं टाइम। टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 सेकेंड, तो ये 5 और ये सेकेंड, तो ये फिर बता रहा है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 5 बार लिया गया है, मतलब 1 सेकेंड को 5 बार रिपीट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू, अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आता है क्या, चॉइस ऑफ यूनिट। यूनिट को हम कैसे चूज करेंगे, ठीक है ना, यूनिट की चॉइस। देखिए सबसे पहली चीज़ की यूनिट जो है वो इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं किया जाए, एक बार अगर बन जाए और दोबारा उसको बना नहीं पाए, तो फिर उस यूनिट का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो चेंज होता रहेगा ना। ठीक है, तो वो इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि हाउ टू, जैसे क्या है मेरे पास, चॉइस ऑफ यूनिट। टॉपिक का नाम, हेडिंग का नाम डाल दो पहले, चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट, एक यूनिट का चॉइस कैसे करते हैं, चलिए। इट शुड बी क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल, पहले तो वो रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। दूसरी चीज, इट डज नॉट डिपेंड, इट शुड नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन स्पेस और टाइम। ये स्पेस और टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तीसरी, इट शुड बी डिफाइंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, मतलब हो गया कि बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी, मतलब एकदम क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एनी एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब हो गया कि बिना किसी प्रॉब्लम के, अभी क्लियर, एकदम क्लियरिफाई होना चाहिए, किसी का हेल्प नहीं पड़ी इसको डिफाइन करने के लिए। चौथा, कन्वीनियंट नेचर होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट, है ना, नेचर, या इट शुड बी कन्वीनियंट। तो ये किसी यूनिट को अगर आपको चूज करना है सर, कि किसी यूनिट को आप कैसे चूज करते हो, तो ये 4 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि यूनिट के पास क्या होना चाहिए। जैसे मास का यूनिट अगर आप kg ले रहे हो, टाइम का यूनिट अगर सेकेंड ले रहे हो, तो 4 फैक्टर्स को अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तभी आप किसी यूनिट को ऐसा यूनिट के नाम से जानोगे या इसको स्टैंडर्ड घोषित करोगे, स्टैंडर्ड साबित करोगे।
तो रिप्रोड्यूसिबल और ये मेन चीज़ यही है कि स्पेस और टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब कभी चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, ठीक है, और जो है उसको हम बिना किसी प्रॉब्लम के डिफाइन कर सकें, है ना। तो आइए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हो, जो स्वतंत्र हो, ठीक है, उसको हम लोग किसी और क्वांटिटी से रिलेट नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। जबकि डिराइव क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। सब कोई नोट्स बनाइए इसका। वैसे मैंने नोट्स अगर आप खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, द क्वांटिटी which does not depend any other quantity is called fundamental quantity। ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हो उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंथ, हम सारा लिखेंगे नाम कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, सबका नाम लिखेंगे हम थोड़ी देर बाद। टाइम, मास, ये सारी क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है डिराइव क्वांटिटी। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाए वो डिराइव क्वांटिटी हो गई। तो द क्वांटिटी which depends upon fundamental quantity is called derived quantity। अब इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इसमें हो जाएगा एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वांटिटी है जिसका हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर में रखेंगे अब, क्योंकि 1960 के बाद जब CGPM का सम्मेलन हुआ था, जिसे हम CGPM का सम्मेलन जब हुआ था तो उसके अंदर हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को इंक्लूड कर देंगे, है ना। आइए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि SI सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो तभी हम जाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले कितने तरह के सिस्टम थे और अब जो है SI सिस्टम बना दिया गया है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है इसके बारे में देखेंगे, जिसमें हम CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FVS सिस्टम, SI सिस्टम, इन चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने तरह के सिस्टम है। सबसे पहला देखिए हम लोग के पास था CGS सिस्टम। इसे हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते थे। CGS सिस्टम में जो ये C है, C
C ये बता रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्या है, लेंथ का यूनिट हो जाएगा। मेनली मैकेनिक्स में 3 यूनिट का ही ज़रूरत पड़ता था हमें, ठीक है ना, कि लेंथ टाइम मास, इसीलिए हम लोग CGS MKS सब में हम लोग लेंथ टाइम मास का ही यूनिट पे ज़्यादा प्रीफर करेंगे। अब बाद में SI यूनिट के अंदर हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल माने, पहले हम लोग 3 को ही लेते थे। ग्राम ये मास का यूनिट हो गया और सेकेंड टाइम का यूनिट हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद आता है दूसरा MKS सिस्टम, सॉरी पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है। FPS सिस्टम जो है वो एक ब्रिटिश सिस्टम है। इसके अंदर F जो होता था ये बताता था फुट, FT इसको डिनोट करते थे और ये लेंथ का यूनिट था। P जो था वो पाउंड और ये जो था ये मास का यूनिट था और T जो था वो टाइम यानी सेकेंड। ठीक है, S जो था वो सेकेंड था, यहाँ से S जो होगा वो सेकेंड होगा और ये टाइम का यूनिट था। ठीक है, इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते थे, इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते थे और इसे हम क्या कहते थे। जो तीसरा सिस्टम था उसका नाम था MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, या इसी को हम कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम इसके अंदर था कि मास को हम लोग, M का मतलब था इसमें क्या, K और S। M का मतलब क्या था, M का मतलब था M मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। इससे हम लोग लेंथ मेजर करते थे, इससे हम मास और ये टाइम, ये जो था वो टाइम था। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, FPS, CGS और MKS सिस्टम का यूज़ डिफरेंट सिस्टम में करते थे लेंथ, मास और टाइम को मेजर करने के लिए। अब हम बात करेंगे SI सिस्टम के ऊपर। SI सिस्टम जो है 1916 में CGPM के द्वारा, 1960 में CGPM यानी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इन लोगों ने क्या किया, ये एक संस्था है, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को चूज़ किया और 2 डिराइव यूनिट को चूज़ किया, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को चूज़ किया। 1960 में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को भी ज्वाइन कर दिया गया और SI सिस्टम बनाया गया, है ना। SI सिस्टम का मतलब है सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनिट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। अब आते हैं 1960 में जो CGPM ने 7 SI यूनिट को बनाया था वो पहले देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, SI यूनिट की क्वांटिटी हमने लिखा, ठीक है, फिर उसका मैंने लिखा यूनिट और यहाँ मैंने लिखा इसका सिंबल, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या, लेंथ। अगर क्वांटिटी में अगर मैंने लेंथ लिखा तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा मीटर और इसका सिंबल छोटा m। दूसरा मास, इसका जो है हमने लिखा किलोग्राम, तो इसका जो सिंबल होगा kg।
टाइम, तो इसको मैंने लिखा सेकेंड, तो इसका सिंबल हुआ छोटा एस। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है इसका सिंबल हुआ केल्विन, लेकिन सिंबल लिखेंगे हम कैपिटल के, यूनिट केल्विन। उसके बाद करंट, करंट का सिंबल एम्पियर, सॉरी इसका यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका जो सिंबल है यूनिट है कैंडेला, और ये जो है सी डी। फिर उसके बाद 7 में आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो मोल होता है MOLE, और इसका यूनिट होता है MOL। इसके अलावा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा 2 यूनिट्स लिए गए, 2 और क्वांटिटी इसके अंदर शामिल की गई। कौन कौन? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लेन एंगल, यहाँ मैं डैश दे के लिख दूंगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो था, ठीक है, इसका यूनिट जो था रेडियन था, ठीक है, और इसका जो सिंबल था RAD। और सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जो था इसका जो यूनिट था वो था ST रेडियन, ST रेडियन, और इसका जो सिंबल था SR। तो ये टोटल क्वांटिटीज़ का नाम, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है, जो आप बोल दो इसको, इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कह दो, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे इनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और इसके साथ साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी रखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्सेस के ऊपर, ठीक है, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बड़े बड़े मतलब नंबर्स होते हैं, मतलब जैसे कि उनको लिखने के लिए हमें सिंबल्स का, एब्रिविएशन का ज़रूरत पड़ता है, जिसका यूज़ हम लोग प्रीफिक्सेस में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रीफिक्सेस फॉर ए स्मॉल नंबर एंड प्रीफिक्सेस फॉर लार्ज नंबर। आइए देखते हैं। प्रीफिक्सेस फॉर मेजरिंग स्मॉल नंबर, मेजरिंग स्मॉल नंबर, ठीक है। स्मॉल नंबर को मेजरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रीफिक्स, और एक तरफ हो जाएगा इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, एक तरफ इनका सिंबल हो जाएगा, और एक तरफ इनका मीनिंग हो जाएगा। मीनिंग, इनका मतलब क्या है वो। तो प्रीफिक्स हमारे पास स्मॉल नंबर को मेज़र करने के लिए प्रीफिक्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है, इन्हें देखिए। सबसे पहला आता है स्मॉल नंबर में मिली, पहले आता है मिली, माइक्रो, पहले आता है, ऐसे लिखते हैं, पहले शुरू से लिखते हैं, सेंटी, डेसी आता है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, इस तरह से। तो जो डेसी है इसका सिंबल होता है D, इसका सिंबल होगा D, और सेंटी का सिंबल C, मिली का सिंबल छोटा m, माइक्रो का सिंबल ये, नैनो का छोटा n, पीको का छोटा p, फेम्टो का छोटा f, एटो का छोटा a। तो डेसी, अगर डेसी की बात करें तो डेसी को कहाँ लेके जाएंगे हम? मीटर में। तो डेसी मीटर में आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 डेसी मीटर बराबर 10 का पावर -1। ये सेंटी मतलब 10 का पावर -2। ये मीनिंग लिखा रहा है, इनकी पावर्स को लिख रहे हैं एब्रिविएशंस के फॉर्म में। मिली है तो 10 का पावर -3, माइक्रो है तो 10 का पावर -6, नैनो है तो 10 का पावर -9, ठीक है। चेंज करने तो आता है ना, ये सब याद करने वाले। यहाँ से आप माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो याद कर लो,
3 गैप पे। और इसे तो आप चेंज कर सकते हो कि सेंटी डेसी है ना, मिली सेंटी डेसी, तो डेसी और मीटर एक का गैप है ना, तो 10⁻⁻1 है ना। सेंटी के बाद क्या होगा, मिली सेंटी डेसी मीटर, सेंटी डेसी मीटर है ना, तो 2 का गैप है तो 10⁻²। पीको हो गया 10⁻12, फेमटो 10⁻−15 और A2 10⁻−18। तो जब बहुत स्मॉल्स नंबर होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए हम लोग इन सब चीज़ों का एब्रिविएशंस का यूज़ करते हैं, प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस फॉर मेजरिंग स्मॉल नंबर, लार्ज नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लार्ज नंबर, इसको आप नोट कर ले, ठीक है। लार्ज नंबर के लिए पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये सारे चेंज हो जाएंगे, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं लार्ज नंबर के लिए क्या प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आएगा इसमें डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका मीटर है ना, मीटर। डेका हेक्टो होता है ना, डेका के बाद नीचे मीटर आएगा, तो सिंबल तो इसका DA होगा, लेकिन 10⁻1। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 डेका मीटर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻1 मीटर। इधर कुछ भी नहीं है तो ऐसा यूनिट में ही रखना है इधर सिंबल को, इधर हम 10⁻1 मीटर। हेक्टो है तो इसको हम HM से लिखते हैं, H से लिख देंगे 10⁻2। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻3 किलोमीटर। 1 मेगामीटर बराबर, मेगा का सिंबल कैपिटल M 10⁻6। गीगा कैपिटल G 10⁻9। टेरा कैपिटल T 10⁻12। पेटा कैपिटल P 10⁻15 और एक्सा कैपिटल E 10⁻18। इस तरह से हम लोग एब्रिविएशंस के फॉर्म में है ना, छोटे छोटे एब्रिविएशंस देख रहे हो आप, नंबर्स को, बहुत बड़े नंबर्स को लिखने के लिए इस तरह से 10 का पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। अब हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, हाउ टू फाइंड डेराइव यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आइए देखते हैं। तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए ड्राइव यूनिट का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते थे, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एंड फोर्स। ये मैंने कुछ ड्राइव क्वांटिटी लिख रखा है जिसका हम लोग ड्राइव यूनिट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इधर फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिख दिया है और इधर मैंने डेफिनेशन लिखा है, इधर मैंने ड्राइव यूनिट लिखा है और इसका सिंबल यानी यहाँ लिखा है। तो मैंने पूरे सेक्शन 4 सेक्शन में डिवाइड किया है मैंने। तो सबसे पहले एरिया, डेफिनेशन का मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। और ड्राइव यूनिट, लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, और इंटू हम क्या कर देंगे, मीटर, और ये क्या लिख देंगे हम लोग, मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो मेरा एरिया का ड्राइव यूनिट निकल गया। फिर वॉल्यूम का अगर हम निकालें, वॉल्यूम का, तो ये होता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर, ठीक है। फिर मीटर क्या बन जाएगा, फिर मीटर, तो क्या बनेगा, मीटर का क्यूब। फिर इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास बाई वॉल्यूम, ये डेंसिटी का डेफिनेशन है। तो मास का ऐसा यूनिट हम क्या बोले थे, मास का जो डिराइव यूनिट होगा, मास का डिराइव यूनिट क्या होगा, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। अब आई वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का अभी मैंने बताया ना, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, ठीक है। तो इसका जो बनेगा यूनिट, सिंबल जो बनेगा केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं केजी मीटर की पावर -3। क्लियर है बच्चे। तो हमने ये डेंसिटी का डिराइव यूनिट फाइंड किया। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वही बात हुआ, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों तो एक तरह का डिस्टेंस है
है ना। तो उसके लिए जो यूनिट होगा वो लेंथ होगा। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर बाई टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड का पावर -1। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होगा इसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, या सिंपल आप इसको वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हो। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी ही तो होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज करोगे तो वेलोसिटी ही होगा। हाँ, कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती है क्योंकि ये सारी आगे की चीज़ है और मैं इसका फॉर्मूला जब तक नहीं दूंगा तो आप लोग इसको बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले आप इसको याद कर ले, ठीक है ना। ये सारे टर्म्स जो आप पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये क्लास 9th में आपको सीखने का मौका मिलेगा। वेलोसिटी में चेंज को हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, ये मीटर बाई सेकेंड, और इनटू में एक टाइम और है इसको हम सेकेंड लिख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, मीटर बाई सेकेंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे नहीं लिखते इसको, हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं मीटर बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड का पावर -2। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स को मैंने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, हो गया, ये डेफिनेशन हो गया इसका। मास को हम लोग लिखते हैं केजी, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका जो बनेगा केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर और केजी मीटर सेकेंड का पावर -2। इस तरीके से आगे देखते हैं। तो अब कुछ और एग्जांपल्स है जिनका हमें ड्राइव यूनिट फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वर्क एंड एनर्जी के ऊपर। तो वर्क और एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यानी डेफिनेशन के अंदर जाएगा। तो वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला अगर आप लिखिएगा, ठीक है, तो ये ड्राइव यूनिट में आएगा फोर्स का, क्या आएगा, किलोग्राम, हम पढ़ाए हैं ना, किलोग्राम मीटर 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 बाई क्या, सेकंड का स्क्वायर, ये मेरा फोर्स का हुआ, और इनटू क्या कर देंगे हम, मीटर। तो ये जो मेरा सिंबल बनेगा इसका, ये क्या बनेगा, केजी मीटर का स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। तो इस तरह से हमने क्या किया, वर्क और एनर्जी का क्या कर दिया, डिराइव यूनिट मैंने फाइंड किया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। मोमेंटम, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को हम लिखेंगे केजी, किलोग्राम केजी, और वेलोसिटी को हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड। तो क्या बनेगा, केजी मीटर बाई सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड पावर -2, सेकेंड पावर -1। इस तरीके से हम मोमेंटम का ड्राइव यूनिट आराम से फाइंड कर लेंगे। पावर, पावर जो होता है क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो वर्क का ड्राइव यूनिट हम निकाल चुके हैं ना, क्या निकाले हैं, केजी, क्या निकाले हैं, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मीटर के स्क्वायर और बाई सेकेंड का स्क्वायर, लिखे ना। इसके अंदर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 टाइम से, टाइम का क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड का क्यूब बन जाएगा, या केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। ठीक है। प्रेशर, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, फोर्स बाई एरिया। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो केजी किलोग्राम, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना,
सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बाई एरिया, एरिया को लिख देंगे 1/मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एरिया नीचे है ना तो हमने 1/मीटर स्क्वायर लिख दिया, 1 मीटर स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, तो क्या बन गया kg मीटर का पावर -1 सेकेंड पावर -2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, कभी कभी लोग फोर्स को क्या लिखते हैं, फोर्स को अगर आप न्यूटन लिख देते हो, अगर आप इसको न्यूटन लिख दोगे ऐसे, है ना, न्यूटन बाई एरिया को अगर आप मीटर स्क्वायर लिख दोगे तो न्यूटन मीटर का पावर -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 टाइम पीरियड होता है, 1 टाइम पीरियड होता है, और 1 टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 1 सेकेंड, टाइम का सेकेंड होता है तो सेकेंड का पावर -1 लिख दीजिए तो, या आप 1 सेकेंड लिख दीजिए तो दोनों चलेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो फॉर्मूला होता है चार्ज बराबर करेंट इनटू टाइम। करेंट का सिंबल एम्पियर, करंट को हम एम्पियर से लिखते हैं और टाइम को हम सेकंड से लिखते हैं। ठीक है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड यानी AS करंट का हो गया। टॉर्क, इलेक्ट्रिक चार्ज का हो गया टॉर्क। टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, F×R होता है इसका फॉर्मूला। तो फोर्स को आप लिख सकते हो क्या न्यूटन, डिस्टेंस का क्या लिख सकते हो R। ठीक है, अगर आप फोर्स को चाहो तो आप न्यूटन लिख सकते हो, न्यूटन यानी न्यूटन, और इसको आप लिख सकते हो डिस्टेंस को मीटर। तो इसको फॉर्मूला जो बनेगा इसका न्यूटन मीटर बन जाएगा, या न्यूटन की जगह पर आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या टॉर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। तो बच्चों मैंने ड्राइव यूनिट इस तरीके से बताया आपको कि ड्राइव यूनिट का यूज़ क्या है, ड्राइव यूनिट कैसे निकालते हैं। मैंने डिफरेंट तरह का फिजिकल क्वांटिटी लेकर के ड्राइव यूनिट बताया। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो चैप्टर 1 है जिसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाना था ये कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर करिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।